Dear students, my name is Dr. Numan. You are going through the chapter of male genital system and lower urinary tract, and I am going to discuss the two important topics of lower urinary tract, and that is bladder cystitis, यानी कि inflammation of the bladder, and second is tumor of the bladder. So we are discussing two important topics: cystitis. क्या कह रहे हैं? चलो फिर आप उधर थोड़ा ये बंद कर दो. So we are discussing two important topics of lower urinary tract. Number one is cystitis, that is inflammation of the bladder, and number two is tumor of the bladder. First is cystitis, यानी कि inflammation of the bladder. As you know, there are two types of inflammation that can be acute, it can be chronic. और आपको पहले से पता है, you know the etiology of the inflammation. Inflammation can be due to some kind of infection. Infection अब कोई भी हो सकती है. It can be bacterial, viral, parasitic, many others. So inflammation can be due to infection. It can be due to drugs. It can be due to trauma. It can be due to any foreign body, वगैरह वगैरह. So there are a lot of factors. You know them very well. The most common etiological agent for cystitis is coliform bacteria. Coliform में भी the most common is E. coli. So E. coli is the most common cause of cystitis. Now this cystitis can present with hemorrhage, or it can present along with a polyp formation. पहले मैं आपको ये दो चीजें बता रहा हूं. So this cystitis यानी कि inflammation है ब्लैडर की. It can present with, यानी patient can present with hemorrhage as well. उसे cystitis के features भी होंगे, यानी कि पेन होगी ब्लैडर में सुपरप्यूबिक, अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी वगैरह होगी, साथ में उसे hemorrhage भी हो सकती है. So और या फिर वो उसको साथ में polyp formation भी हो सकती है. So the patient can present with hemorrhage, जिसे हम hemorrhagic cystitis बोल देते हैं. और इसकी most common cause drugs ही होती हैं, और ड्रग में भी most likely anti tumor drug यानी कि cyclophosphamide most common cause. अगर कोई पूछे cyclophosphamide, अगर जे कोई adenovirus कोई infection ये भी हो सकती है, लेकिन most common cause यही है. दूसरा बताया कि cystitis can present with polyp formation, जिसे हम polypoidal cystitis बोल देते हैं. polyp formation, और ये polyp formation ज़ाहिर है क्यों होती है? ड्यू टू इरिटेशन. जब इरिटेशन होगी ब्लैडर की बहुत ज्यादा, इट कैन लीड टू polyp formation. अभी तक मैंने आपको ये बताया कि inflammation of the bladder is known as cystitis, और इस inflammation की उसी तरह जैसे हर inflammation की causes हैं, इसकी भी वही causes हैं, यानी कि infection, it can be due to drugs, it can be due to foreign body, it can be due to trauma वगैरह वगैरह. और सबसे कॉमन कॉज सिस्टाइटिस की ओवरऑल सबसे कॉमन कॉज है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, और उसमें भी मोस्ट कॉमन ई. कोलाई. ठीक है. फिर मैंने कहा कि सिस्टाइटिस कैन प्रेजेंट अलोंग विद हेमरेज, जिससे हम हेमरेजिक सिस्टाइटिस बोल देते हैं, और इट कैन प्रेजेंट विद पॉलिप फॉर्मेशन, जिसे हम पॉलिपॉइडल सिस्टाइटिस बोल देते हैं. तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस की मोस्ट कॉमन कॉज एक ड्रग होती है, दिस इज एंटी ट्यूमर ड्रग, यानी कि साइक्लोफॉस्फामाइड. और पॉलीपॉइड सिस्टाइटिस, पॉलिप उस वक्त बनेगा जब बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी, परसिस्टेंट इरिटेशन. थर्ड टाइप ऑफ सिस्टाइटिस इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस. दिस इज इंपॉर्टेंट. इट इज आल्सो नोन एज क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम. क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम. इसमें पेन होती है बहुत ज्यादा, क्रोनिक नेचर की होती है, पेल्विक पेन है और क्रोनिक नेचर की है, इसलिए हम इसे क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम बोलते हैं. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस होगा क्या? अ पेशेंट
जो मोस्टली ये फीमेल में होता है, मोस्टली फीमेल में होता है। अगर कोई फीमेल आपके पास आए और वो ये हिस्ट्री दे, फीमेल गिव्स यू द हिस्ट्री कि शी इज सफरिंग फ्रॉम सुप्राप्यूबिक पेन, और ये पेन कैसी है, ये पेन काफी देर से हो रही है, वटवे वटवे से होती है और सवियर होती है, यानी कि उसमें वटवे वटवे से होती है, दरमियान में पेन फ्री इंटरवल होते हैं। पेन, दोबारा बता रहा हूं, आपको हिस्ट्री दे रही है कि सुप्रा प्यूबिक पेन है और ये पेन काफी देर से वटवे वटवे से हो रही है, इंटरमिटेंट, और सवियर होती है। इसके साथ और क्या होता है, इसके साथ यूरिन आता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि बहुत ज्यादा यूरिन आता है, बहुत जल्दी उसे वॉशरूम जाना पड़ता है, और साथ में उसे पेन भी होती है और हेमरेज भी, यानी कि कुछ ब्लड भी आ सकता है यूरिन के साथ। तो ये आपको हिस्ट्री दे रही है कि यूरिन आता है, बहुत ज्यादा जल्दी में जाना पड़ता है वॉशरूम, और हेमरेज भी होता है साथ में, उसमें यूरिन के अंदर यानी कि ब्लड भी होता है, जिसे हेमाचूरिया बोलते हैं, ब्लड भी होता है और पेन भी होती है उसे यूरिन करते हुए। अच्छा, ये दो चीजें होगी जो उसने क्लिनिकल फीचर्स आपको दिए। अगर अब आप डायग्नोसिस की तरफ जाओ और डायग्नोसिस में आपको, यानी कि आप देख रहे हो तो आपको उसकी वॉल के अंदर, यानी म्यूकोजा के अंदर आपको हेमरेजेस भी मिल जाएं, म्यूकोजा के अंदर फिशर मिल जाएं, यानी अल्सर मिल जाएं, हेमरेजेस मिल जाएं, और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन आप करवा लें उसमें कोई बैक्टीरियल कॉज ना मिले, कोई इन्फेक्शन की या बैक्टीरियल कॉज आपको ना मिले, तो इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। ठीक है, इसमें ये रूल आउट करके ही आपने इस तक पहुंचना है। क्रोनिक कंडीशन है, इसमें इन्फेक्शन नहीं हो, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज नहीं होती। अब ये आपने याद रखना है, मैं दोबारा इसे इसको डिफाइन कर रहा हूं। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय persistent, intermittent but severe suprapubic pain with frequency, urgency, hematuria and dysuria, along with fissure and punctate hemorrhage in bladder mucosa without any bacterial infection, occurring mostly in the women. ठीक है, ये पूरी इसकी डेफिनेशन है। दोबारा मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं कि अगर कोई फीमेल आपके पास आए, फीमेल हो, सुप्रा प्यूबिक पेन की हिस्ट्री दे और पेन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बहुत देर से है, बहुत सवियर है, लेकिन इंटरमिटेंट है, वटवे वटवे से होती है, साथ में उसे यूरिन आता है। यूरिन कैसा है, यूरिन तेज है, यानी कि उसे एकदम से जाना पड़ता है, बार बार यूरिन आता है, यूरिन के साथ उसे ब्लड भी आता है, पेन भी होती है, और अगर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं तो ब्लैडर के अंदर आपको हेमरेजेस मिलेंगे। दिस इज इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। इटियोलॉजी इसकी क्या है, मोस्टली इसमें होता क्या है, इसमें इटियोलॉजी इसकी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। होता क्या है इसमें, जो लेयर होती है म्यूकोजल लेयर, उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है ऑफ द ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस ड्यू टू सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ड्यू टू सम काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ड्यू टू सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन। सो क्या होता है कि वो जो लेयर्स है, वो जो लेयर होती है म्यूकोजा की, वो थिन हो जाती है, उसमें ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस की डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा, अब ये डिजीज ऑटो इम्यून भी हो सकती है, ये डिजीज कोई न्यूरोजेनिक कॉज भी हो सकती है इसमें, या इसमें कोई पुरानी यूटीआई की हिस्ट्री, इन्फेक्शन की हिस्ट्री भी हो सकती है। मैंने पहले ही बताया कि ये इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व हैं। मेनली होता क्या है कि ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस की लेयर जो है वो गायब हो जाती है ड्यू टू सर्टेन रीजन, दैट कैन बी टॉक्सिक एजेंट्स, दैट कैन बी सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन, या किसी ऑटोइम्यून इशू की वजह से, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम भी है ये, ऑटोइम्यून इशू की वजह से, या न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर की वजह से। अब इसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं, वो सबसे पहले तो फीमेल इज द रिस्क फैक्टर। ठीक है, ये मोस्टली मोर देन 90% केसेस में ये फीमेल है, फीमेल का प्रॉब्लम है। पहला रिस्क फैक्टर तो ये है, फीमेल सेक्स। ठीक है, सेकेंडली इज कंजप्शन ऑफ कैफिनेटेड या अल्कोहलिक ड्रिंक्स, बहुत ज्यादा चाय कॉफी जो यूज कर रहे हैं या अल्कोहल यूज कर रहे हैं, और वो फीमेल जिनमें आईबीडी हो या एनोरेक्टल डिजीज हो, साथ में उनको डिप्रेशन भी हो,
डिप्रेशन है किसी ड्यू टू सम रीजन, डिप्रेशन ड्यू टू सेक्सुअल अब्यूज, ड्यू टू इमोशनल अब्यूज, साथ में उन्हें कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री भी है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं इसमें? एक तो फीमेल हो, ऊपर से वो ड्रिंक्स ले रही हो, कौन सी अल्कोहलिक या कैफिनेटेड, अगर उसे कोई जीआईटी प्रॉब्लम है, जीआईटी प्रॉब्लम कौन सा, उसे कोई एनोरेक्टल डिजीज है, उसे आईबीडी है, उसे कॉन्स्टिपेशन है, और उसे डिप्रेशन है, दैट कैन बी ड्यू टू सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, एनी काइंड ऑफ अब्यूज। ठीक है, तो ये सारे उसके रिस्क फैक्टर्स हैं। नाउ कमिंग टू क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स मैं आपको पहले बता चुका, क्लिनिकल फीचर्स की बेस पे ही इसे डायग्नोज करते हैं। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि उसे पेन होगी, कहाँ होगी? सुप्राप्यूबिक रीजन में उसे पेन होगी, ऐसे लगेगा जैसे ब्लैडर फिल हुआ है, वो फौरन से वो वॉशरूम की तरफ भागेगी, अर्जेंसी है, बार बार उसे यूरिन आएगा, पेन के साथ आएगा, हेमाचूरिया हो सकता है, रात को उसे यूरिन आ सकता है, और क्या हो सकता है उसे, इसके साथ साथ उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स में उसे इशू आता है, उसे पेन होती है उसके दौरान। अगर मेल है तो मेल को भी पेन होगी, मेल में ये कम होता है लेकिन मेल में भी हो सकता है, उसको भी पेन होगी। पेन कहाँ भी होगी? एट द टिप ऑफ द पेनिस, या ग्रोइन में, या टेस्टिकुलर रीजन में, या ड्यूरिंग एजैकुलेशन। यानी कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान दोनों को पेन हो सकती है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, जो भी हो उन्हें पेन हो। बाकी फीचर वही हैं कि सुप्राप्यूबिक रीजन में पेन है, पेन की नेचर मैंने आपको बता दी, बहुत अरसे से होगी, मुसलसल होगी, वक्फे वक्फे से होगी, इंटरमिटेंट और सीवियर होगी। उसके साथ साथ यूरिन में फ्रीक्वेंसी है, अर्जेंसी है, डिसयूरिया है, हेमाचूरिया है, ये सारे फीचर मैंने आपको बता दिए। मॉर्फोलॉजी में कुछ खास हमें नहीं मिलता, सवाए चूंकि ये इन्फ्लेमेशन है तो हमें न्यूट्रोफिल्स या लिम्फोसाइट्स मिल सकते हैं म्यूकोजा के अंदर। कोई मॉर्फोलॉजी इसकी कोई खास स्पेसिफिक नहीं है, जस्ट हमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलते हैं, न्यूट्रोफिल्स या लिम्फोसाइट्स मिल सकते हैं। नाउ डायग्नोसिस, जब हम सिस्टोस्कोपी करते हैं तो तीन चीजें मिलेंगी सिस्टोस्कोपी पे, इसी डायग्नोसिस के लिए ये प्रोसीजर है। यानी स्कोप पास, लाइक इट इज जस्ट लाइक एंडोस्कोपी ऑफ द ब्लैडर, ठीक है, जिसे हम सिस्टोस्कोपी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हमें तीन चीजें मिलेंगी। एक, थिनिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्लैडर, मैंने पहले बता दिया कि इसमें जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है वो थिन हो जाती है, पहली बात। एक तो लाइनिंग की थिनिंग ऑफ द लाइनिंग मिलेगी। सेकेंडली, इसमें हेमरेजेस मिलेंगी, जिसे हम पिन पॉइंट हेमरेजेस कहते हैं। इसके लिए ग्लोमेरुलेशन का वर्ड भी यूज होता है, ग्लोमेरुलेशन, यानी कि पिन पॉइंट हेमरेजेस। दूसरा ये मिलेगा। थर्डली, हमें अल्सर मिलेंगे, जिसे हनर्स अल्सर बोलते हैं। तो ये तीन चीजें हमें सिस्टोस्कोपी में मिलेंगी, दैट कैन लीड टू डायग्नोसिस ऑफ इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। लेकिन क्लिनिकल फीचर जरूरी हैं जो पहले मैंने बता दिए। तो सिस्टोस्कोपी में क्या तीन चीजें मिलेंगी? एक तो प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो थिन हुई होगी, दूसरा पिन पॉइंट हेमरेजेस होंगी, और तीसरा अल्सर होंगे। ये तीन मेन चीजें हैं। कॉन्सिक्वेंस या इसके कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती हैं? जहां पे इन्फ्लेमेशन है वहां पे फाइब्रोसिस हो जाएगी, फाइब्रोसिस होने की वजह से स्ट्रक्चर बन जाएंगे, स्ट्रक्चर बनने की वजह से जो ब्लैडर है वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन। तो मैंने आपको सिस्टाइटिस के बारे में क्या बताया? मैंने ये बताया कि सिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। मैंने आपको पहले बता दिया इसके एटियोलॉजिकल एजेंट्स वही हैं जो बाकी सबके होते हैं। इन्फेक्शन हो सकती है, कोई ट्रॉमा, कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, कोई ड्रग्स हो सकती हैं। मोस्ट कॉमन जो सिस्टाइटिस की कॉज है बता दिया, वो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया दैट इज इकोलाई है। अब ये सिस्टाइटिस जो है हेमरेज के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, जैसे मोस्टली एंटी ट्यूमर ड्रग साइक्लोफॉस्फेमाइड के साथ करता है, और सेकेंडली ये पॉलिप के फॉर्म में भी प्रेजेंट करता है, इसके साथ ये चीजें हो सकती हैं। अब सिस्टाइटिस कैन बी इंटरस्टिशियल। इसको इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस क्यों बोलते हैं? वो इसके इसके फीचर्स की वजह से, जो मैं आगे आपको बताता हूँ। फीचर्स क्या है? मैंने पहले आपको बताया कि मोस्टली चूंकि ये फीमेल में होता है, तो क्या होगा, फीमेल होगी, वो क्या कहेगी कि मुझे किस चीज की हिस्ट्री है, मुझे सुप्राप्यूबिक पेन की हिस्ट्री है, पेन बड़े अरसे से है, सवियर है, वटवे वटवे से होती है, पर कांस्टेंट नहीं है, वटवे वटवे से होती है। उसके साथ यूरिन में मुझे ब्लड आता है, यूरिन में पेन होती है, इसके अलावा मुझे फ्रीक्वेंसी है, अर्जेंसी है। अगर आप सिस्टोस्कोपी करें तो सिस्टोस्कोपी में आपको पिन पॉइंट हेमरेजेस भी मिलेंगी और अल्सर भी मिल सकते हैं, और ब्लैडर की जो वॉल है उसकी थिन
वो थिन भी हो जाएगी। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं डिफाइन करने के लिए इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। इटियोलॉजी मैंने आपको बता दी, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं इसमें। मेनली होता क्या है कि जो ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस की जो लेयर होती है वो डेफिनेट हो जाती है। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है कोई इसकी कॉज, या न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम भी इसकी कॉज हो सकती है। रिस्क फैक्टर्स में बता दिया था कि जो फीमेल बहुत ज्यादा ड्रिंक्स यूज करती हैं अल्कोहलिक या कैफिनेटेड, इसके अलावा उनको कोई जीआईटी का इशू है, कोई एनोरेक्टल डिजीज है, आईबीडी है, कॉन्स्टिपेशन है, या कोई डिप्रेशन की हिस्ट्री है, लाइक सेक्सुअल अब्यूज है, इमोशनल अब्यूज, तो ये सारे फीचर्स कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स सिस्टाइटिस। मॉर्फोलॉजी नॉन स्पेसिफिक है। डायग्नोसिस सिस्टोस्कोपी भी होती है। 3 फीचर आपको पहले भी बताए थे, क्या है कि वॉल की थिननेस हो जाएगी, थिनिंग ऑफ द ब्लैडर वॉल, सेकेंडली पिन पॉइंट हेमरेजेस, थर्डली अल्सर, जिसे हम हनर अल्सर बोलते हैं। दिस लीड टू डायग्नोसिस। और कॉम्प्लिकेशन क्या है कि फाइब्रोसिस होगी जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्चर बनेंगे, और जो यानी कि स्ट्रक्चर बनेंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। Now coming to very important topic, and that is tumor of the bladder, urinary bladder का tumor। अगर हम देखें कि इंसिडेंस वाइज दिस इज नॉट एज कॉमन एज द अदर ट्यूमर्स आर, लेकिन फिर भी 7% इंसिडेंस है ब्लैडर ट्यूमर का। और मॉर्टेलिटी वाइज ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल 7% इंसिडेंस है ब्लैडर ट्यूमर का। मॉर्टेलिटी वाइज 3% दे कॉजेज द डेथ, ठीक है। और ये मोस्टली होता है इन द रेंज ऑफ 50 to 80 ईयर्स, ठीक है। इंसिडेंस 7% है, मॉर्टेलिटी 3% है, और यूजुअली ये 50 to 80 ईयर्स के एज में होता है, और मोस्टली मेल में होता है ब्लैडर ट्यूमर। आगे हम देखते हैं, मोस्टली मेल में होता है। टाइप्स इसकी 3 मेन टाइप्स हैं, बट द मोस्ट कॉमन टाइप इज यूरोथेलियल कार्सिनोमा, जिसे हम ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं, क्योंकि ब्लैडर की जो अपनी वॉल होती है, जो अपनी एपिथेलियम होती है, दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो उसी से मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा इज ट्रांजिशनल कार्सिनोमा या यूरोथेलियल कार्सिनोमा। 90% केसेस में यही होता है। 3 to 7% केसेस में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, और अडीनो कार्सिनोमा रेयर है। 3 चीजें, 3 टाइप्स हैं, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और अडीनो कार्सिनोमा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। 90% केसेस में हमें यही मिलता है। रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको पहले बताया कि ये मेल में ज्यादा होता है और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इंडस्ट्रीज में कुछ ऑक्यूपेशनल कार्सिनोजेंस प्रोड्यूस होते हैं उन इंडस्ट्रियल एरियाज में, उसकी वजह से ये जो है डेवलप होता है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा या ब्लैडर ट्यूमर, ये डेवलप होते हैं। सो मेल हो गया, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, और ज्यादातर अर्बन एरिया में। फिर कुछ ऑक्यूपेशनल कार्सिनोजेंस जो इन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, इन इंडस्ट्रीज से पैदा होते हैं, उनकी वजह से। इसके अलावा मेल है तो मेल में स्मोकिंग की वजह से। इसके अलावा एक और चीज है, वो इन्फेक्शन से रिलेटेड है, और इन्फेक्शन भी शिस्टोसोमा हेमाटोबियम की इन्फेक्शन। लेकिन ये ज्यादातर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। बाकी रिस्क फैक्टर ओवरऑल है, और स्पेशली ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर। तो मैंने आपको बताया रिस्क फैक्टर क्या है। एक, मेल हो जो कि स्मोकर भी हो और भी मोस्टली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन से उसका ताल्लुक हो सकता है, ठीक है। किसी इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया से उसका ताल्लुक हो, किसी अर्बन एरिया से उसका ताल्लुक हो, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता हो, ठीक है। और ये मोस्टली रिस्क फैक्टर हैं। इसके अलावा शिस्टोसोमा हेमाटोबियम की इन्फेक्शन जहाँ पे एपिडेमिक होती है, बहुत ज्यादा कॉमन होती है, वहां पे भी हम इसे सोच सकते हैं, लेकिन वो ज्यादातर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की तरफ लेके जाता है। एनीहाउ, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। Now coming to pathogenesis। अब पैथोजेनेसिस, जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं, अब देखिए इस फिगर को मैंने दो जो है हाफ में डिवाइड किया है, एक अपर हाफ है, एक लोअर हाफ है। ये जो ग्रीन लाइन है, ठीक है, इसे इसका अपर हाफ और लोअर हाफ। ये जो अपर हाफ है, इसमें जो ट्यूमर है वो एक्सोफिटिक है। शायद आपको याद हो, मैंने बताया था ट्यूमर की जो ग्रोथ पैटर्न है, जो ग्रो करता है वो दो तरह से करता है। या वो बाहर को निकलेगा, ठीक है, वो अपनी वाल से बाहर को जाएगा, जिसे हम एक्सोफिटिक कहते हैं, या वो अंदर को घुसेगा, अपनी वाल के अंदर को घुसेगा, जिसको हम एंडोफिटिक कहते हैं। तो हमने इनको दो में, इस डायग्राम को दो
हाफ में डिवाइड कर दिया। अपर हाफ एक्सोफिटिक के लिए जो बाहर की तरफ जा रहा है, और नीचे वाला हाफ एंडोफिटिक के लिए जो अपनी वॉल के अंदर घुसता है। ठीक है, ये दो तरह की ट्यूमर्स हैं। अब इन दो तरह की ट्यूमर्स में जो 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 रीजन है इसकी डेवलपमेंट की, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर वाला हाफ यानी कि एक्सोफिटिक। अब एक्सोफिटिक जो बाहर की तरफ जाएगा वो किस फॉर्म में होता है, वो आपको पता है कि वो पेपिला की फॉर्म में होता है। ठीक है, पेपिला की फॉर्म में होता है। जैसे पेपिलोमा पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो वो पेपिलरी फॉर्म में होता है, जैसे आप देख भी रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप फिगर्स देख रहे हैं अपर हाफ में, दोनों में पेपिलरी फॉर्मेशन है। दोनों में जो लेफ्ट साइड है, फर्क क्या है दोनों में, जो लेफ्ट साइड है इस अपर हाफ की, जो लेफ्ट साइड वाली डायग्राम है उसमें इन्वेजन नहीं हो रही, उसमें इन्वेजन नहीं हो रही अपनी मसल लेयर की। जो ट्यूमर है वो बाहर को ग्रो कर रहा है, अपनी मसल लेयर को इन्वेजन नहीं कर रहा है, नीचे मसल लेयर फ्री है। सेकंड वो है जिसमें ट्यूमर बाहर को ग्रो भी कर रहा है, यानी पेपिला भी बना रहा है, और अंदर को मसल लेयर को भी इन्वॉल्व कर रहा है। ये इन्वेजिव ट्यूमर हो गया। ये नॉन इन्वेजिव हो गया लेफ्ट साइड, और ये इन्वेजिव ट्यूमर हो गया। पहले हमने कहा कि जो एक्सोफिटिक ट्यूमर है जो बाहर को ग्रो करता है पेपिलरी फॉर्मेशन में, तो उसके लिए हम वर्ड पेपिलरी ट्यूमर यूज करेंगे। अब वो पेपिलरी ट्यूमर किसी भी तरह का हो सकता है, वो नॉन इन्वेजिव भी हो सकता है और इन्वेजिव भी हो सकता है। नॉन इन्वेजिव होगा तो उसके लिए हम वर्ड्स यूज करेंगे लाइक पेपिलोमा, जो कि बिल्कुल बिनाइन है, या फिर पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ लो malignant potential, papillary carcinoma of uncertain malignant potential, या papillary carcinoma of high malignant potential। ये वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। और दूसरा है इन्वेजिव पेपिलरी कार्सिनोमा, जो कि बिल्कुल इन्वेजन जिसमें क्लियर कट है, पेपिला फॉर्मेशन भी है और इन्वेजन भी है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इसी की ट्यूमर की ऊपर वाले हाफ की, यानी एक्सोफिटिक यानी पेपिलरी ट्यूमर। अब इसमें पैथोजेनेसिस यानी कि ये एराइज कैसे होगा। पहली बात है, सबसे पहले डिलीशन होगी ट्यूमर सुप्रेसर जीन की नाइन्थ क्रोमोसोम पे, 9p पे। ठीक है, उस पे डिलीशन से ये स्टार्ट होगा। सबसे पहले डिलीशन होगी ट्यूमर सुप्रेसर जीन की ऑन नाइन्थ क्रोमोसोम, उस पे डिलीशन होगी, तो उससे पेपिलोमा एराइज होगा। लेकिन अभी इन्वेजन नहीं हुई, इन्वेजन नहीं हुई। इन्वेजन कब होगी, जब p53 की म्यूटेशन हो जाएगी। जब p53 की म्यूटेशन होगी तब ये इन्वेजन कॉज करेगा। ठीक है, दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ एक्सोफिटिक पेपिलरी कार्सिनोमा। ठीक है, एक्सोफिटिक का ये पहले ये अराइज कब होगा, जब डिलीशन होगी ट्यूमर सुप्रेसर जीन की ऑन 9p, ऑन 9th क्रोमोसोम। ठीक है, और इन्वेजन कब होगी, जब उसके बाद p53 की म्यूटेशन हो जाएगी, तब ये इन्वेड करना शुरू कर देगा टू द मसल लेयर। ये होगी एक्सोफिटिक की बात। अब है एंडोफिटिक, यानी जो अंदर को ग्रो कर सकते हैं। अब इसमें भी आगे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड वो है जिसमें इन्वेजन नहीं हुई, यानी कि नॉन इन्वेजिव है, और राइट साइड वो जिसमें इन्वेजिव। अच्छा, ये फ्लैट नॉन इन्वेजिव कार्सिनोमा है, लेस कॉमन है। ऊपर वाला ही ज्यादा कॉमन होता है पेपिलरी, ये लेस कॉमन है। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें भी सबसे पहले इसमें इसमें अब उलट है, इसमें सबसे पहले p53 की म्यूटेशन होती है जिससे ये ट्यूमर स्टार्ट होता है, लेकिन इन्वेजन नहीं होती। p53 की म्यूटेशन होती है जिससे ट्यूमर स्टार्ट होता है। इन्वेजन कब होगी, जब आरबी की म्यूटेशन भी हो जाएगी, आरबी जीन की म्यूटेशन भी हो जाएगी, रेटिनोब्लास्टोमा जीन। ठीक है, उसकी भी म्यूटेशन हो जाएगी, तब इन्वेजन होगी। अब मैंने पैथोजेनेसिस ऑफ ब्लैडर ट्यूमर में आपको दो चीजें बताई हैं, कि दो में डिवाइड कर लें इस ट्यूमर को। एक वो है जो एक्सोफिटिक है, दूसरा वो है जो अंदर को आ रहा है, एंडोफिटिक। एक्सोफिटिक की इन्वेजन एक्सोफिटिक सबसे पहले स्टार्ट होगा विद द डिलीशन ऑफ ट्यूमर सुप्रेसर जीन ऑन 9th क्रोमोसोम। ठीक है, इसके साथ साथ एडिशनल म्यूटेशन क्या होती हैं, ये नॉन इन्वेजिव रीजन में एडिशनल म्यूटेशन हो सकती हैं, म्यूटेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 या एक्टिवेशन ऑफ द रेस ऑन्कोजीन, ये एडिशनल म्यूटेशन। लेकिन इन्वेजन तब होगी जब p53 की म्यूटेशन हो। ये इसकी पैथोजेनेसिस का पाथवे है।
जो नॉन इन्वेजिव सॉरी जो फ्लैट ट्यूमर है उसकी पैथोजेनेसिस का पाथवे क्या है? सबसे पहले p53 की म्यूटेशन होगी और इन्वेजन तब होगी जब आरबी की म्यूटेशन होगी, तब इन्वेजन होगी. So this is the pathogenesis, brief pathogenesis of bladder tumor. Now coming to morphology of this tumor. अब ये जो मॉर्फोलॉजी है इसको हमने दो में डिवाइड कर लिया है. एक वो है जो कि नॉन इन्वेजिव है, जिसको हम प्रिकर्सर लियन भी बोल सकते हैं, ये नॉन इन्वेजिव ट्यूमर है. और दूसरा वो है जो कि इन्वेड करता है, इन्वेजिव ट्यूमर, अभी आपको बताया, जिसमें इन्वेजन होती है मसल लेयर. तो दो तरह के हमने इसको कैटेगरी में डिवाइड कर लिया. एक वो है जो नॉन इन्वेजिव है, दूसरा वो है जिसमें इन्वेजन होती है. अब नॉन इन्वेजिव या जिसको हम प्रिकर्सर लियन भी बोलते हैं, ये दो तरह की, इसको फर्दर दो में डिवाइड कर सकते हैं कि एक नॉन इन्वेजिव पेपिलरी यूरोथेलियल न्यूप्लाज्म और दूसरा इसी का वेरिएंट है कार्सिनोमा इन सिटू, इसी का वेरिएंट है. ठीक है. अच्छा, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे इसकी इसकी क्लासिफिकेशन कैसे हम करेंगे? अभी मैंने आपको जो मॉर्फोलॉजी में बताया दो चीजें हैं, एक है नॉन इन्वेजिव, दूसरा है इन्वेजिव. ठीक है, नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव. अब हम इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ब्लैडर ट्यूमर. बिनाइन, पहले मैंने आपको बताया बिनाइन, लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल, मैलिग्नेंट बट नॉन इन्वेजिव, एंड देन मैलिग्नेंट विद इन्वेजिव. यहां पे इन्वेजन होगी, मैलिग्नेंट है लेकिन इन्वेजन होगी. यहां तक ये जो पहली तीन है ये नॉन इन्वेजिव हैं. अभी हमने डिफाइन किया ना कि हमने दो कैटेगरी डिफाइन कर ली है, नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव. ये जो पहली तीन कैटेगरी हैं दे आर नॉन इन्वेजिव, चाहे वो बिनाइन है चाहे वो मैलिग्नेंट है, दे आर नॉन इन्वेजिव. और नीचे वाली कैटेगरी वो इन्वेजिव है, और इन्वेजिव डेफिनेटली मैलिग्नेंट ही होती है और कोई नहीं होती, ये दे आर मैलिग्नेंट. ठीक है, इन्वेजिव मैलिग्नेंट होती है. नॉन इन्वेजिव को हमने आगे फिर फर्दर कैटेगराइज कर लिया है. ठीक है, अब ये चार कैटेगरी हैं नॉन इन्वेजिव की. क्या है? सबसे पहले पेपिलोमा. पेपिलोमा, अब ये पेपिलोमा इज प्योरली बिनाइन. आपको पता है ओमा जहां पे आता है, आपको बिनाइन ट्यूमर का पता ही है. ठीक है, पेपिलोमा इज अ प्योरली बिनाइन कैटेगरी. उसके बाद ये नॉन इन्वेजिव की बात कर रहा हूँ. नॉन इन्वेजिव को आगे चार कैटेगरी है नॉन इन्वेजिव की. ठीक है, उनमें सबसे पहले जो कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ दैट इज पेपिलोमा, जो कि प्योरली बिनाइन है. सेकंड इज पेपिलरी, PUNLMP, ये नजर आ रहा है आपको. दिस इज पेपिलरी यूरोथेलियल न्यूप्लाज्म ऑफ लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल. पेपिलरी यूरोथेलियल न्यूप्लाज्म ऑफ लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल. अब इसमें होता क्या है? इसमें सिंपल एपिथेलियम का हाइपरप्लेजिया होता है. जो पेपिलोमा है उसमें एपिथेलियम को कुछ नहीं होता है, एपिथेलियम नॉर्मल होती है, इट इज अ बिनाइन ट्यूमर. उसमें क्या होता है? सिर्फ पेपिलरी फॉर्मेशन हो जाती है बहुत ज्यादा. ठीक है, तो इसलिए उसे हम पेपिलोमा कहते हैं. दिस इज कंप्लीटली बिनाइन एपिथेलियम. जो सेकंड कैटेगरी है नॉन इन्वेजिव में वो है PUNLMP. दिस इज पेपिलरी यूरोथेलियल न्यूप्लाज्म ऑफ लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल. इसमें क्या होगा? इसमें सिंपली हाइपरप्लेजिया होगा, हाइपरप्लेजिया ऑफ द एपिथेलियम. अब आ जाएं आप थर्ड कैटेगरी में, थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी में. ये क्या है? दिस इज नॉन इन्वेजिव पेपिलरी यूरोथेलियल कार्सिनोमा विच इज आइदर लो ग्रेड और हाई ग्रेड. लो ग्रेड होगा या हाई ग्रेड होगा. लो ग्रेड कब होगा? जब उसकी एपिथेलियम में डिस्प्लेजिया मिलेगा. और हाई ग्रेड कब होगा? जब उसकी एपिथेलियम में कार्सिनोमा इन सिटू मिलेगा. मेरा ख्याल है कि शायद मैं आपको जब प्रीवियस लेक्चर्स में जिस तरह से ये ट्यूमर ग्रो करता है वो मैं आई थिंक मैं बता चुका हूं. अगर आपको याद हो कि एपिथेलियम होती है, पहले वो हाइपरप्लास्टिक होती है, यानी नंबर ऑफ लेयर्स उसकी बढ़ जाती हैं. फिर डिस्प्लास्टिक हो जाती है, वही एपिथेलियम डिस्प्लास्टिक, यानी कि उसके अंदर जो सेल्स हैं उनकी अरेंजमेंट वो एबनॉर्मल हो जाती है, उनकी अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्प्लास्टिक हो जाती है. और फिर ये जो डिस्प्लेजिया है ये पूरी की पूरी एपिथेलियम लेयर को इन्वॉल्व कर लेता है. पहले जो डिस्प्लास्टिक डिस्प्लेजिया होता है वो कुछ रीजन में होता है, कहीं पे ऊपर है कहीं पे नीचे है, वो डिस्प्लेजिया है. लेकिन अगर ये डिस्प्लेजिया टॉप लेयर ऑफ एपिथेलियम से लेके बेसमेंट लेयर ऑफ एपिथेलियम तक पूरी की पूरी लेयर को इन्वॉल्व कर ले ये डिस्प्लेजिया. ठीक है, ये डिसकोहेसिवनेस, ये डिस्प्लेजिया पूरी की पूरी लेयर को इन्वॉल्व कर ले, दैट इज कार्सिनोमा इन सिटू. बस एक बात का ख्याल रखना है कि
बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन की इन्वेजन नहीं होनी चाहिए, तब तक हम उसे कहते हैं कार्सिनोमा इन सिटू। ठीक है, मेरा ख्याल है ये मैं आपको डायग्रामेटिकली जब लेक्चर ले रहा था वो मैं बता चुका हूँ। तो यही 4 नॉन इन्वेजिव की कैटेगरी हैं जिनको आगे हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है। ये वेरी बड़ा सिंपल है, मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि अभी मैं वो मेरे पास वो चुके उस तरह से फैसिलिटी नहीं है, तो मैं ज़बानी आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि हमने ट्यूमर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक नॉन इन्वेजिव और दूसरा इन्वेजिव। जो नॉन इन्वेजिव है उसको आगे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। 4 कौन सी हैं? अगर प्योरली बिनाइन होगा तो वो पेपिलोमा है। अगर उसकी एपिथेलियम में हाइपरप्लेजिया हो जाएगा तो उसे हम PUNLMP बोल देते हैं। अगर उसकी एपिथेलियम में डिस्प्लेजिया हो जाएगा, कहीं कहीं डिस्प्लेजिया नजर आएगा, तो हम उसे लो ग्रेड यूरोथेलियल कार्सिनोमा बोल देंगे। और अगर उसमें ज्यादा डिस्प्लेजिया हो जाएगा, यानी ऊपर से लेके टॉप लेयर से लेके नीचे वाली लेयर तक डिस्प्लेजिया हो जाएगा, तो हम उसे कार्सिनोमा इन सिटू बोल देंगे। ये चारों फीचर, ये चारों टाइप्स हैं नॉन इन्वेजिव ट्यूमर की। अब है मेलिग्नेंट इन्वेजिव ट्यूमर, यानी जिसमें सीधा सीधा इन्वेजन हो जाएगी ऑफ द मसल लेयर। ठीक है, नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव मैं आपको बता चुका हूँ। नॉन इन्वेजिव जिसमें 4 आगे कैटेगरीज हैं और उसकी वजह, उनको डिवीजन की वजह क्या होती है, उनके दरमियान एटिपिया, यानी उनके दरमियान उनकी जो ग्रेडिंग है वो उनकी एपिथेलियम की शेप की वजह से होती है, उसकी एटीपीए की वजह से होती है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नाउ दिस डायग्राम शोज, दिस डायग्राम इज शोइंग डिस्प्लेजिया। ठीक है, ये आपको सेंटर में डिस्प्लेजिया नजर आ रहा है। ये आप देख रहे हैं कि ये सेल जो है वो बाकी से, ये सेल डिफरेंट है। ठीक है, ये सेल डिफरेंट है, थोड़ा सा इसमें माइटोसिस भी मिल रही है हमें। ठीक है, ये सेल्स डिफरेंट है, बाकी नॉर्मल सेल से ये सेल डिफरेंट है। तो ये क्या है, डिस्प्लेजिया है। और ये ट्यूमर क्या है, दिस इज लो ग्रेड नॉन इन्वेजिव पेपिलरी कार्सिनोमा, लो ग्रेड। ठीक है, इसमें कहीं कहीं हमें डिस्प्लेजिया मिल रहा है। कार्सिनोमा इंसिटू मैं बता चुका हूँ कि कार्सिनोमा इंसिटू क्या होता है। ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ, डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। अब ये कार्सिनोमा इंसिटू में क्या होता है, डिस्प्लेजिया होता है ऊपर की लेयर से लेके नीचे तक, सारी की सारी लेयर डिस्प्लास्टिक होती है। ठीक है, डिस्कोहेसिवनेस होती है। ये आप देख रहे हैं, ये दूसरी तरफ सेल है, ये सेल शेप और है, ये और है, ये और है, ये सेल की शेप और है, ये सेल की शेप और है, इस सेल की शेप हो रहा है, इसकी और है, ये डिफरेंट सेल है। ठीक है, और ये साथ में माइटोसिस भी मिल रही है। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरी जो एपिथेलियम लेयर है ये क्या है, डिस्प्लास्टिक है। लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं हुई, नीचे लेयर, नीचे नीचे वाली लेयर में ऐसे कोई सेल नहीं आ रहे। ठीक है, नीचे वाली लेयर वो नॉर्मल। तो फिर हम इसे कहेंगे कि दिस इज कार्सिनोमा इन सिटू। अब जो इन्वेजिव है वो मैंने पहले आपको बता दिया कि इन्वेजन में क्या होता है कि बेसिकली वो जो ट्यूमर है वो मसल लेयर को इन्वॉल्व कर लेता है। वो चाहे वो ऊपर ऊपर रहे लैमिना प्रोप्रिया तक, चाहे वो नीचे मसल लेयर तक आ जाए, तो दैट इज इन्वेजिव कार्सिनोमा। और इन्वेजिव कार्सिनोमा हमेशा हाई ग्रेड होता है। नाउ दिस इज इन्वेजिव कार्सिनोमा जिसमें वो मसल लेयर के अंदर आ गया। अब ये आप देख रहे हैं सेल, ये हाइपरक्रोमैटिक सेल है, ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सारे सेल दीज आर एबनॉर्मल ट्यूमर सेल्स, ये सारे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्वेजिव ट्यूमर है। मॉर्फोलॉजी में अभी तक मैंने आपको क्या बताया, इंपॉर्टेंट चीज क्या है मॉर्फोलॉजी में, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने ट्यूमर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक नॉन इन्वेजिव और दूसरा इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव को, इन्वेजिव तो सीधा सीधा है कि जिसमें मसल लेयर या लेमिना प्रोप्रिया की इन्वेजन हो जाएगी, ट्यूमर उसको इन्वॉल्व कर लेगा, वो इन्वेजिव है। नॉन इन्वेजिव को हम आगे 4 चीजों में, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। अगर एपिथेलियम प्योरली बिनाइन होगी, नॉर्मल होगी, तो वो पेपिलोमा है। अगर एपिथेलियम में हाइपरप्लेजिया मिल रहा है तो वो PUNLMP है। अगर एपिथेलियम में कहीं कहीं डिस्प्लेजिया मिल रहा है तो वो लो ग्रेड यूरोथेलियल कार्सिनोमा है। और अगर सारी की सारी कार्सिनोमा इंसिटू है, पूरी की पूरी लेयर जो है ऊपर से लेके नीचे बॉटम तक पूरी की पूरी एपिथेलियम की लेयर डिस्प्लास्टिक है, तो उसे हम कार्सिनोमा इंसिटू बोलते हैं। और उसे ही हम हाई ग्रेड नॉन इन्वेजिव पेपिलरी यूरोथेलियल
कार्सिनोमा कहते हैं। और ये थी इसकी मॉर्फोलॉजी। एक होता है, जैसे मैंने बताया कि लेस कॉमन है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, लेस कॉमन है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मैं बता चुका हूं पहले, ये 3 to 7% होता है, और इसकी एसोसिएशन है विद शिस्टोसोमिया, शिस्टोसोमिया हेमाटोबियम इन्फेक्शन, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एडिनोकार्सिनोमा रेयर होता है, और ये वैसा ही होता है जैसे जीआईडी का एडिनोकार्सिनोमा होता है, उसी के जैसा होता है ये। ठीक है, इसकी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, दिस इज रेयर। अब जो ब्लेडर ट्यूमर है, दे में एक स्पेसिफिक फीचर उसमें पेनलेस हेमाचूरिएट होता है, बाकी सब नॉन स्पेसिफिक फीचर है। ठीक है, उसमें वो क्या है, उसमें फीवर हो सकता है, उसको वेट लॉस हो सकता है, उसे पेन हो सकती है, उसे डिस्फेजिया हो सकता है, उसे भूख नहीं लगती वगैरह वगैरह, वो सारे नॉन स्पेसिफिक। जो थोड़ा सा स्पेसिफिक फीचर है वो दैट इज पेनलेस हेमाचूरिया। इसका एक फीचर होता है ब्लैडर ट्यूमर का कि रिकरेंस इसमें बहुत ज्यादा होती है, रिकरेंस बहुत ज्यादा होती है। और ये रिकरेंस ज्यादा, इसमें जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं वो है, एक तो इसका ट्यूमर का साइज, जितना साइज ज्यादा होगा उतना रिकरेंस होगा, जितनी स्टेज ज्यादा होगी, जितना ग्रेड ज्यादा होगा, जितनी मल्टीपल फोकाई मिलेंगे, जितना उसके अंदर माइटोसिस होगी, और जितना उसके साथ कार्सिनोमा इन सिटू है, उतना ही रिकरेंस ज्यादा होता जाएगा। प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ उसकी इन्वेजन पे और स्टेजिंग पे, ट्यूमर की प्रोग्नोसिस उस पर डिपेंड करती है। तो ब्लैडर ट्यूमर के बारे में मैंने आपको बिल्कुल चंद बातें दोबारा से रिवीजन में, वी हैव जस्ट 1 मिनट, जस्ट रिवीजन करते हैं। ट्यूमर की, ब्लैडर ट्यूमर की हमने कहा कि इंसिडेंस 7% है, यूजुअली ये 50 to 80 ईयर्स के लोगों में होता है। 3 टाइप्स हैं इसकी, मेन टाइप इसकी यूरोथेलियल कार्सिनोमा है, दूसरी स्क्वेमस है, तीसरी एडिनो। मेन रिस्क फैक्टर है कि ये मेल में होता है, इंडस्ट्रियलाइज नेशन में होता है, स्मोकर्स में होता है, और जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है उसकी एसोसिएशन शिस्टोसोमिया हेमाटोबियम इन्फेक्शन में हो सकती है। पैथोजेनेसिस में जो चीजें थी वो मैंने डिटेल से आपको बताई थी। मॉर्फोलॉजी में मैंने इसको डिवाइड किया था इनटू नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव। इन्वेजिव का आपको पता है, नॉन इन्वेजिव को आगे हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था, वो मैंने आपको समझाया था कौन कौन सी है। पेपिलोमा, PUNLMP, लो ग्रेड यूरोथेलियल कार्सिनोमा एंड हाई ग्रेड यूरोथेलियल कार्सिनोमा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका जो क्लिनिकल फीचर है उसमें एक स्पेसिफिक फीचर होता है कि पेनलेस हेमाचूरिया, बाकी सारे नॉन क्लिनिकल नॉन स्पेसिफिक फीचर्स हैं। एक खास बात इसकी ये है कि इसमें रिकरेंस बहुत ज्यादा होती है, और प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है ऑन द इन्वेजन एंड ऑन द स्टेजिंग ऑफ द ट्यूमर। थैंक यू। जिन्ना जोर ऐसे स्टूडेंट वास्ते ला रहे हैं, उन्होंने 1/3 भी 100 भी ला देंगे खैर कोई इनका लगता है बस ऑनलाइन हो के ना बस आ जाते हैं, उस तो बाद अपना काम शुरू करते हैं।